सेवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मा सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज ये जितना भी आपका प्रश्न तैयार हुआ है वो सारे प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग तैयार है। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है उसको नोट करिए एंड उसको रिविजन करिए। रिविजन करेंगे तो आपकी चीजें क्लियर आउट होगी, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन हमसे कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजीकरण के लिए किस नीति के तहत शामिल किया गया था। तो यानी कि जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसमें निजीकरण के लिए जो है ये कौन सी नीति के तहत जो है उसे शामिल किया गया था। हरित क्रांति के तहत, नई आर्थिक नीति 1991 के तहत, या फिर पंचवर्षीय योजना के तहत, या फिर औद्योगिक नीति 1956 के तहत। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति 1991 के तहत जो है इसमें जो है जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे उनको निजीकरण में शामिल किया गया था। और निजीकरण में शामिल करने का भी रीजन था गाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 1991 में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी वो क्यों की गई थी, क्योंकि उस समय जो है देश क्या था, देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। ठीक, देश आर्थिक संकट से, देश आखिरी संकट से गुजर रहा था। और ये जो नीति लागू हुई थी गाइस, इस नीति के तहत जो है इसके जो है तीन मुख्य उद्देश्य थे, यानी तीन मुख्य हिस्से थे, सॉरी, इसके तीन मुख्य हिस्से थे। तीन मुख्य हिस्से थे, तो कौन कौन से तीन मुख्य हिस्से थे ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला याद रखिएगा, पहला कौन सा था, पहला था ये उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण। दूसरा कौन सा था, दूसरा था निजीकरण, निजीकरण। और तीसरा कौन सा था, तीसरा था वैश्वीकरण। ठीक है, जिसमें उदारीकरण के तहत क्या था गाइस, उदारीकरण के तहत था जो भी नियमों को जो है वो क्या करना था, आसान बनाना था। ठीक है ना, उदारीकरण मतलब नियमों को आसान बनाना, आसान बनाना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं निजीकरण, तो निजीकरण जो भी सरकारी कंपनी को क्या है वो निजी हाथों में यानी कि प्राइवेटाइजेशन करना। ठीक है ना, सरकारी कंपनी को, सरकारी कंपनी को, कंपनियों लिख लीजिए। ठीक है ना, सरकारी कंपनियों को अम, निजीकरण करना। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा आपका कौन सा था, वैश्वीकरण, दुनिया के साथ जो है व्यापार बढ़ाना, दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाना। तो ये जो है नई आर्थिक नीति के तीन हिस्से थे। ठीक है, दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो ये जो नई आर्थिक नीति जो लागू की गई थी गैस, तो याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति लागू की गई थी तो ये तो 1991 में लागू की गई थी, लेकिन इसमें पूछा जाता है कि उस समय जो है ये प्रधानमंत्री कौन थे गैस। तो याद रखिएगा, जब नई आर्थिक नीति लागू हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। ठीक है, पीवी, पीवी नरसिंह राव। ठीक है, और उसके बाद जो है वित्त मंत्री उस समय कौन थे गाइस, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। तो उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, औद्योगिक नीति 1956 जो लागू किया गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो था औद्योगिक नीति 1926, ये 1956, ये लागू किया गया था सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र को, सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बढ़ावा के लिए।
तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि हरित क्रांति के दौरान भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था। तो हरित क्रांति के दौरान सबसे ज्यादा जो है किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था, गन्ना का, गेहूं का, मक्का का या फिर चावल का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो बढ़ा था वो गेहूं का बढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा गेहूं के बाद जो है दूसरे नंबर पे कौन था। तो पहले स्थान पे सबसे अधिक गेहूं, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक किसका उत्पादन बढ़ा था, गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, ठीक है। और दूसरे नंबर पे भी याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है चावल का उत्पादन बढ़ा था, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं, इसकी शुरुआत के बारे में। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें से आपको याद रखना है कि जो है हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत स्तर पर जनक याद रखिएगा और वैश्विक स्तर पर भी। भारत स्तर पर जनक, ठीक है। तो भारत स्तर पर जनक कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा ये थे आपके स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है। और जो है वैश्विक स्तर पे कौन थे, विश्व स्तर पे, विश्व स्तर पे जनक कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन के बारे में जो है याद रखिएगा कुछ पुरस्कार के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इन्हें 2024 में याद रखिएगा 2024 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न मिला था, ठीक है, भारत रत्न। और कौन सा पुरस्कार था, मरणोपरांत, मरणोपरांत पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इन्हें और कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें पुरस्कार मिला है पद्म भूषण, पद्म भूषण। तो इन्हें पद्म भूषण कब मिलेगा, तो याद रखिएगा 1972 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें जो है और कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म श्री भी इन्हें मिला हुआ है, ठीक है, पद्म श्री। तो इन्हें पद्म श्री कब मिला है, 1967 में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जो है सबसे ज्यादा जो है प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित जो है राज्य कौन सा हुआ था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है, प्रभावित राज्य। तो जो हरित क्रांति में जो है सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी गेहूं और चावल का अलग अलग जो है ये है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन सा राज्य किया था, तो पंजाब किया था, पंजाब। इसके बाद अगर मैं बात करूं हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगर मैं चावल की बात करूं, चावल में कौन कौन सा राज्य प्रभावित किया है, चावल का। तो ये आपको याद रखना है, चावल में आपका जैसे हो गया आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत, याद रखिएगा, ठीक है ना, पूर्वी भारत। तो ये जो है अब यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है चावल गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। इसके बाद जो है आपको और क्या याद रखना है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि किस में वृद्धि नहीं हुई थी। हरित क्रांति में जब हुआ था तो इसमें जो है किस में वृद्धि नहीं हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो इसे मैं बॉक्स में लिख याद रखिएगा, दलहन और तिलहन पे जो है वृद्धि नहीं हुई थी, दलहन और तिलहन। एक काम करती हूँ पहले ही हटा देती हूँ, दलहन और तिलहन, तिलहन पर वृद्धि नहीं हुई थी, वृद्धि नहीं हुई।
तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो किस फसल पर नहीं पड़ा है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दलहन और तिलहन पे हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बीट रूट चुकंदर के लाल रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो चुकंदर का जो लाल रंग होता है, आप देख सकते हैं ये लाल रंग है, तो इसके लिए जो है कौन उत्तरदायी थे, बीटा कैरोटीन, करक्यूमिन, या फिर बीटानिन, या फिर लाइकोपिन। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, बीटानिन के कारण जो है ये इसका जो है रंग कैसा हो जाता है गाइज, तो ये बीटानिन के कारण जो है वो रंग हो जाता है या फिर जो है गहरा गहरा लाल, या गहरा लाल, या फिर जो है कैसा हो जाता है बैंगनी, बैंगनी होता है। ठीक है ना, बीटानिन की वजह से। अच्छा, इसका अगर मैं बात करूँ तो बीटानिन का जो है सबसे ज्यादा जो है ये उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर मैं बीटानिन के उपयोग की बात करूँ तो इसका उपयोग होता है याद रखिएगा आइसक्रीम में, कैंडी में, इस सब में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, तो आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैंडी में इसका उपयोग होता है, इसका बीटानिन का कलर के लिए। ठीक है, इसके बाद जूस में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, कलर के लिए। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस, तो थोड़ा सा है आपका जैसे बीटा कैरोटीन की अगर मैं बात करूँ तो बीटा कैरोटीन ये आपको याद रखना, ये जो है ये गाजर में पाया जाता है। ठीक है, गाजर में, गाजर में पाया जाता है। तो गाजर का जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा ये गाजर में पाया जाता है और ये कौन सा नारंगी रंग देता है। ठीक है ना, नारंगी, नारंगी रंग देता है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा इस करक्यूमिन, तो करक्यूमिन के बारे में याद रखिएगा ये जो है हल्दी में पाया जाता है। ठीक है, करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। तो हल्दी में पाया जाता है तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा रंग देता है guys? तो याद रखिएगा ये पीला रंग देता है, पीला रंग देता है। ठीक है, पीला रंग देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो अब आपका कौन सा बच गया, लाइकोपिन। तो लाइकोपिन के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये जो है ये टमाटर में पाया जाता है। ठीक है ना, ये किस में पाया जाता है, टमाटर में, टमाटर में पाया जाता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा रंग देता है, तो याद रखिएगा लाल रंग, लाल रंग देता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे जो अगर ये आपका जो है बीटा कैरोटीन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका पपीता, पपीता में भी कौन सा कलर होता है, नारंगी कलर टाइप में ही होता है। तो उसमें भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे जो जो फ्रूट वगैरह या जो ये है जो इसका रंग जो पिगमेंट होता है वो अगर पीला होगा तो वो किसकी वजह से हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका जो है करक्यूमिन की वजह से होगा। ठीक है ना, जैसे लाल रंग होता है टमाटर का हुआ, तो इस तरीके से जो है आपका किसी में भी होगा। जैसे कि हरा जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन जो है ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है, 395 में, या फिर अनुच्छेद 356 में, या फिर अनुच्छेद 386 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है 368 में। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा संविधान संशोधन जो है याद रखिएगा इसमें जो है ये 3 श्रेणियों में होता है। ठीक है ना, संविधान संशोधन जो है वो कितनी श्रेणियों में होता है, 3 श्रेणियों में। ठीक है ना, यानी 3 तरीके से ये होता है। तो 3 तरीके से कौन कौन सा होता है, तो पहला आपका कौन सा हो गया, पहला आपका हो गया साधारण बहुमत से संशोधन होता है। ठीक है, पहला जो है ये कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से संशोधन होगा। ठीक है, दूसरा बात करूं तो दूसरा याद रखिएगा विशेष बहुमत से संशोधन होगा, विशेष बहुमत से संशोधन। ठीक है, और तीसरा जो है ये किससे होगा गाइस, याद रखिएगा विशेष बहुमत प्लस जो है याद रखिएगा ये आधे राज्यों का जो है ये सहमति चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा विशेष बहुमत
विशेष बहुमत प्लस राज्य अनुमोदन। ठीक है, यानी आधे राज्यों का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साधारण बहुमत की गई, तो साधारण बहुमत में आपको याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों में जो ये होते हैं उपस्थित मतदान करने वाले जो है वो सदस्यों का जो सामान्य बहुमत होता है, ठीक है ना। इस जैसे आपको याद रखना है, इसका उपयोग कब किया जाता है साधारण बहुमत में, तो जैसे राज्य की सीमा बदलना हो, राज्य का नाम बदलना हो, ठीक है ना। राज्य की सीमा सीमा नाम बदलने के लिए, ठीक है ना, बदलने के लिए, बदलने के लिए जो है ये कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है। लेकिन विशेष बहुमत किस में चाहिए गाइस, विशेष बहुमत जब जो है संसद के कुल सदस्यों का कम से कम जो है 2/3 बहुमत से जो है ये पारित होना चाहिए। जैसे कि आपका जो है जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है ना। मौलिक अधिकार में अगर बदलाव करना है तो विशेष बहुमत चाहिए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार में बदलाव करने के लिए कौन से इस संशोधन की जरूरत पड़ती है गाइस, तो याद रखिएगा विशेष बहुमत की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन, तो जैसे इसमें क्या है, तो इसमें जो है याद रखिएगा जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां या फिर जो है राज्यसभा की जो है संरचना में कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए आपको चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति की शक्तियों में अगर आपको बदलाव करना है, राष्ट्रपति की शक्तियां या फिर जो है आपको याद रखना है राज्यसभा की संरचना में बदलाव के लिए। राज्यसभा की संरचना, संरचना में बदलाव के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो कुछ मैं संविधान संशोधन लिखाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है 2016 में एक संशोधन हुआ था, जो कि 2016 का संशोधन कौन था, तो इस संशोधन के तहत जो है आपका जो है जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है ना। इस संशोधन के तहत जो है जीएसटी लागू हुआ था 2016 में। और ये कैमा संविधान संशोधन था गाइस, तो याद रखिएगा ये था आपका जो है 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन था, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ दूसरा, यहाँ पे तो ज्यादा जगह नहीं है। एक आपका हुआ था कौन सा गाइस, याद रखिएगा ये हुआ था आपका जो है 2002 में हुआ था, ठीक है। 2002 में जैसे पंचायती राज हुआ था 1992 में, उसको संवैधानिक दर्जा मिला था। 2002 में जो है ये आपका कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन था, संशोधन था, ठीक है। और इसमें जो 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन था जो कि था शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ब्यूटीन है, प्रोपेन है, बेंजीन है या फिर एथीन है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या होता है आपको पहले ये समझना है, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं संतृप्त, यानी कि आपका जिसे हम बात करें तो ये इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ, इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच जो है केवल जो है एक जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है ना, जो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। उसे उसे हम क्या कहते हैं गाइस, उसे हम एल्केन कहते हैं, ठीक है ना।
इसे हम क्या, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम एल्केन कहेंगे, एल्केन, एल्केन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रोपेन है, अगर इसका मैंने एग्जांपल आपको अभी मैं बताई थी कि प्रोपेन जो है ये आपका क्या है, प्रोपेन जो है ये आपका एक संतृप्त कार्बन है, यानी कि जो है आपका जो है सिचुएटेड, ये आपका जो है हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इस, तो याद रखिएगा, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है ये कैसे आपको मैं समझाती हूँ पिक्चर के थ्रू, ठीक है ना। तो प्रोपेन में आपको याद रखना है कि इसमें 3 कार्बन और जो है 8 हाइड्रोजन होते हैं, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H4, इसमें कितना हो जाता है, सॉरी C3H8 होता है, ठीक है, C3 C3H8, यानी कि जो है इसमें कितना कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन 3 होता है, कार्बन 3, और जो है आपका जो है हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका कितना होता है, हाइड्रोजन 8 होता है। ठीक है, अब इसका मैं आपको यहाँ पे ये संरचना बना के बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, इसमें 3 आपका कार्बन है, तो 3 में आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका कितना है गाइस, 8 है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका 8 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इसका, तो ये सब में आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया आपके जो है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है ना, जिसे हम सचुएटेड जो है अल्किलेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये मैं समझा चुकी हूँ। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में अगर आपसे संतृप्त ना पूछ करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ दे, तो इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो आपका 3 एग्जाम्पल है, ब्यूटीन, बेंजीन, एथीन, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो 2 प्रकार का, एक आपका हो जाता है गाइज अल्कीन, एक हो जाएगा अल्कीन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एल्कीन या अल्कीन, यहाँ पे ए लिख लीजिए। एक हो जाएगा आपका जो है कौन सा हो जाएगा गाइस, तो यह देखिएगा एल्कीन, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, एल्कलाइन, एल्कलाइन, एल्काइन, ठीक है। एक हो जाएगा आपका एल्कीन और दूसरा हो जाएगा एल्काइन। इस दोनों के बीच आपको क्या याद रखना है, इसमें जो है इसमें कैसा होता है, इसमें दोहरे बंध होते हैं, ठीक है ना, यानी कि डबल बॉन्ड होता है, दोहरे बंद होते हैं यानी डबल बॉन्ड होता है। और इसमें जो याद रखिएगा तिहरे बंद होते हैं, यानी कि तिहरे जो कि 3 बॉन्ड होता है। तो यानी कि यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एक जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसमें उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन कहते हैं, और जिसमें 3 बॉन्ड होता है उसे हम एल्काइन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब जैसे इसका मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं कि इसका कौन सा एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेती हूँ गाइस, आपको इसका भी मैं संरचना बता के बताती हूँ, ठीक है ना। तो मैं एथीन का ही ले लेती हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं आपको जो है इसका संरचना बताऊंगी। तो एथीन का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है, तो एथीन का फॉर्मूला आपका होता है C2H4। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सी के साथ ये 2 बॉन्ड लगेगा, ठीक है, C2 है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड लगेगा, और इसके बाद जो है आपका कितना हाइड्रो ये है, तो ये जो है आपका C2 और कितना है, H4 है। तो ये आपका इस तरीके से ये बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपका कितना ये है बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये आपका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पृथ्वी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मार्च को, 5 दिसंबर को, या फिर 26 सितंबर को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आपको याद रखना है कि पहली बार जो है ये पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में मनाया गया था, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है 2025 की थीम। 2025 की थीम क्या थी? ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2025 की थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 22 मार्च को क्या मनाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा विश्व मृदा दिवस। सॉरी, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। और लास्ट बचता है 26 आपका सितंबर। तो 26 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पौधों में जड़ों द्वारा जल अवशोषण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो पौधों में जड़ों द्वारा जल अवशोषण जो है ये सक्रिय परिवहन द्वारा, प्रसारण द्वारा या फिर वाष्पोर्जन द्वारा। तो यहाँ पे दो वर्ड जो है बहुत ज्यादा ही सिमिलर लग रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रसारण मतलब होता है, ये होता है डिफ्यूजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और प्रसारण मतलब होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी। ये क्या करता है? जल जो है, याद रखिएगा, ये जो है मिट्टी से जो है जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश करता है, ठीक है? और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया जो है बिना किसी ऊर्जा के भी होती है, ठीक है? ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, याद रखिएगा ये जो है वाष्पोर्जन का क्या काम होता है? ये इसमें जो है जल के ऊपर की ओर जो है ये खिंचाव में सहायक होते हैं। जल जो है ऊपर की ओर जो खींचता है, जल के ऊपर, जल के ऊपर की ओर खिंचाव में सहायक होते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये सक्रिय परिवहन क्या है guys? तो सक्रिय परिवहन क्या है? ये जो है पोषक तत्वों का जो है, याद रखिएगा, पोषक तत्वों का संचरण जो है ये क्या कहलाता है? सक्रिय परिवहन। पोषक तत्वों का संचरण, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक आपका डिफ्यूजन बच गया। इसका मतलब क्या होता है डिफ्यूजन का? तो डिफ्यूजन का मतलब होता है जो गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 26 जनवरी 1947 को? तो गाइज ये किया गया था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है? ये जो है यहाँ पे क्या बोला है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया था गाइस? तो 18 जुलाई 1947 को। और ये जो है पूरी तरीके से जो है ये आपको स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना? भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है आपका 9 दिसंबर 1946,
9 दिसंबर 1946 को जो है ये जो तिथि याद रखिएगा, ये इसमें जो है संविधान सभा की पहली बैठक की तिथि है, ठीक है ना? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। इसके बाद जो है एक और आपका बच जाता है 26 जनवरी 1947। 26 जनवरी 1947 को जो है याद रखिएगा, इस दिन जो है इस दिन कुछ नहीं हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, एक जो है आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन जो है याद रखिएगा, भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाला विटामिन कौन सा है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाला विटामिन विटामिन बी है, विटामिन के है, विटामिन सी है या फिर विटामिन डी है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 3 विटामिन जो है, ये अगर मैं बात करूँ तो एक आपका हो गया विटामिन विटामिन आपका सी, ए और ई। ये 3 विटामिन जो है, ये 3 विटामिन कौन सा है? ये तीनों विटामिन आपका एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। तो ये तीनों विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं विटामिन सी के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। तो विटामिन सी जो है ये क्या करता है guys? तो याद रखिएगा, ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पहला काम इसका ये है, विटामिन सी। ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन काम करता है guys? इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है और जो मुक्त कणों को जो है ये क्या करता है? निष्क्रिय करता है। मुक्त कणों को निष्क्रिय निष्क्रिय करता है, ठीक है। अगला है आपका विटामिन ए। तो विटामिन ए का कौन कौन सा काम होता है? तो विटामिन ए क्या करता है guys? याद रखिएगा, ये त्वचा, आंख और जो है ये प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करता है। तो ये कि सबसे पहले याद रखिएगा, आंख, त्वचा, आंख, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी आपका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगला आपका कौन सा है? अगला विटामिन आपका कौन सा है? विटामिन ई। तो विटामिन ई क्या करता है गाइस? तो याद रखिएगा, विटामिन ई का काम है, ये जो है कोशिकाओं की झिल्ली को जो है ये क्षति से बचाता है। कोशिकाओं की झिल्ली को कोशिकाओं की झिल्ली को क्षति से बचाता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा इसकी विटामिन ए, सी और ई में जो है सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कौन है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो है विटामिन सी है। याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली, ठीक है। सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। और याद रखिएगा, ये जो है विटामिन सी, ए, ई यानी कि तीनों जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि जो आपका लोअर कोर्ट है उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, तो ये जो है ऑप्शन सी कैसे करेक्ट हो जाएगा?
तो ऑप्शन सी करेक्ट कैसे होगा ये आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए सवाल ऐसे दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो अनुच्छेद 233 है इसमें क्या है। अनुच्छेद 233। तो अनुच्छेद 233 में जो है याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, जो आपका निम्न अदालत होता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 233 के तहत जो है ये नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन किससे, लेकिन उस जो है आपके उच्च न्यायालय के सलाह से। लेकिन उच्च न्यायालय की सलाह से। सलाह या फिर परामर्श से। सलाह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चंपारण सत्याग्रह का भारतीय व्यापारियों को समर्थन देना, किसानों को नील की खेती से मुक्त कराना, भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना या फिर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करना। तो गाइस याद रखिएगा ये जो है चंपारण सत्याग्रह जो याद रखिएगा किसानों को नील की खेती से मुक्त कराना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं चंपारण सत्याग्रह की बात करूं तो ये जो है ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका जो है चंपारण जिला में हुआ था। चंपारण जिला में। और चंपारण जिला आपका कहाँ पड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा चंपारण जिला पड़ता है आपके बिहार में। और ये जो है कब हुआ था गाइस, ये याद रखिएगा, तो ये हुआ था आपका जो हो गया 1917 में जो है हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। 1917 में हुआ था। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है चंपारण सत्याग्रह जो है याद रखिएगा गांधी जी का जो है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। सत्याग्रह आंदोलन था। और पूछा जाता है कि गांधी जी को जो है बुलाने वाले कौन थे गाइस, याद रखिएगा इस आंदोलन के लिए जो है गांधी जी को जो है आग्रह किया था, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा आग्रह किसने किया था, आग्रह किया। तो आग्रह किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। अब यहाँ पे जो है नील की खेती का, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये भी मैं समझा देती हूँ। ये जो थी नील की खेती, यहाँ पे जो होता था वो तिनकठिया प्रथा था, जो किसानों से क्या होता था, ये जो है जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। मान लीजिए कि जो है एक नील की खेती में जो है नील की खेती करने से जो है क्या होता था, जो जमीन होती थी वो बंजर हो जाती थी, ठीक है। और किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, ऊपर से नील की खेती जबरन कराई भी जाती थी। और जो है इनसे भारी कर जो है वो वसूला जाता था, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो इनसे नील की खेती करा के जो है ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इनसे बहुत कम दाम में खरीदते थे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इन लोगों को दिक्कत हो रहा था, इसकी वजह से जो है ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम, लोहा, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपसे जो है कैल्शियम जो है ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा ये जो है कैल्शियम का याद रखिएगा 90, कैल्शियम 99% हिस्सा जो होता है, कैल्शियम का 99% हिस्सा हड्डियों, 99% हिस्सा किसका, हड्डियों का। और जो है याद रखिएगा हड्डियों और दांतों का, दांतों का कैल्शियम से बना होता है, ठीक है, कैल्शियम से बना होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ फास्फोरस की, ठीक है ना, फास्फोरस भी याद रखिएगा
फास्फोरस का काम क्या होता है गाइस? तो फास्फोरस का काम होता है ये जो है कैल्शियम के साथ मिलकर जो है याद रखिएगा हड्डियों को सख्त बनाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा जो आपका मैग्नीशियम हो गया, Mg आपका कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के बारे में आपको क्या याद रखना है, मैग्नीशियम जो है याद रखिएगा ये क्या करता है, तो मैग्नीशियम जो है ये हड्डियों के विकास में जो और जो है याद रखिएगा एंजाइम क्रिया में सहायक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हड्डियों के विकास और एंजाइम क्रिया में, ठीक है, और एंजाइम क्रिया में सहायक होता है। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, चौथा आपको याद रखना है ये जो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है गाइस? तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। ये जो कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में जो 99% हिस्सा जो है हड्डियों का और दांतों का कैल्शियम से बना होता है, ये कैल्शियम को अवशोषण कौन करता है, विटामिन डी करता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हृदय को रक्त कौन पहुंचाता है? तो हृदय को रक्त कौन पहुंचाता है, श्वास नली, महाधमनी, कोरोनरी धमनी या फिर शिराएं? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोनरी धमनियां, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बहुत लोगों को लग रहा होगा महाधमनी, महाधमनी नहीं होता है क्योंकि महाधमनी क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है हृदय से जो है रक्त को जो है पूरे शरीर में पहुंचाती है, ठीक है ना। हृदय से रक्त को क्या करती है, पूरे शरीर में पहुंचाती है, पूरे शरीर में पहुंचाती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा महाधमनी जो होता है गाइस, याद रखिएगा ये जो है शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो आपको याद रखना है जो ये शिराएं जो है ये क्या करती है गाइस, तो शिराएं जो है ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है, ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन रहित रक्त को क्या करती है, रक्त को जो याद रखिएगा हृदय में लाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संघीय प्रणाली की विशेषता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो संघीय प्रणाली की विशेषता को जो है परिभाषित कौन करता है, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 148? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 के तहत जो है ये आपको याद रखना है, इसमें जो है केंद्र और जो है केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना। विधायी शक्तियों का विभाजन यानी कि इसमें ये दिया हुआ है कि आपका जो है किस पर जो है कानून किसको बनाने का अधिकार, यानी कौन सी सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है। जो आपका जो सूची दिया हुआ है जिसमें आपका जो है राज्य सूची है,
ये इसी आर्टिकल में है, ठीक है ना। राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, इसके अलावा आपका संघ सूची हो गया। ये जो है आर्टिकल किस में आएगा, याद रखिएगा 246 में। और अनुसूची पूछे तो याद रखिएगा अनुसूची आपका हो गया 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शरीर में ऊतकों की मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। तो शरीर में ऊतकों की मरम्मत में जो है वो खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जो है ये क्या करती है, जो शरीर की कोशिकाओं, और याद रखिएगा ये क्या करते हैं, ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है। प्रोटीन जो ये क्या रखिएगा, शरीर की कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है। जो कि आपको याद रखना है कि जब जो है शरीर में जब चोट लगती है तो कोई भी ऊतक जो है वो क्या होता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो क्या होता है, प्रोटीन की मदद से जो है वो क्या होती है, नई कोशिका होती है, क्योंकि ये शरीर की कोशिका और ऊतकों का निर्माण करता है। तो नई कोशिका होता है जिसकी वजह से ये मरम्मत हो जाता है, ठीक है ना। ये घाव भरने, मांसपेशियों की मरम्मत में ये जो है काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपका जो है अगर मैं बात करूं, ये आपका कौन सा हो गया guys? याद रखिएगा विटामिन सी। एक याद रखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये क्या करता है guys? तो याद रखिएगा ये जो है कोलेजन बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। कोलेजन, कोलेजन बनाने में मदद करता है। और क्या करता है guys? विटामिन ये और कोलेजन बनाने में मदद करता है जो ऊतकों को जोड़ता है। ऊतकों को क्या करता है, ऊतकों को जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं गाइज आज के लिए इतना ही। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड आज थोड़ा क्वेश्चन कम है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। एंड प्लीज गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।